यवतमाल में एक व्याख्यानमाला में मैंने सेतु माधवराव जी पगड़ी को सुना और पहली बार उनके मुंह से कुछ अलग शिवाजी सुनने को मिला। शिवाजी को रहतेचा राजा क्यों कहा जाता है? आम जनता का राजा क्यों कहा जाता है? शिवाजी राजे दूसरे राजों से अलग क्यों हैं? ये जो बातें उन्होंने रखी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आज तक जिस ढंग से हम शिवाजी को समझते आए हैं शायद वो सही ढंग नहीं है। अब उन्होंने जो बातें रखी थी वो मेरे लिए नई नहीं थी, मैंने कहीं ना कहीं वो पढ़ी थी, लेकिन उनकी छाप नहीं थी। छाप थी पराक्रमी शिवाजी की, छाप थी जिन्होंने कई लोगों का पराभव किया, अपना राज स्थापित किया, नया राज्य निर्माण किया, इसी की छाप। एक पराक्रमी वीर पुरुष और हिंदू राजा, इस ढंग की छाप थी। लेकिन रहते का राजा जिसको कहा जाता है उसके बारे में जो बातें सुनी वो पहले से पता था, लेकिन उसकी छाप मन पर नहीं थी। फिर मैं थोड़ा सा शिवाजी पर बोलने लग गया, क्योंकि शिवाजी ये विषय सभी का प्रिय होता है, मेरा भी प्रिय था। और उन्हीं दिनों में किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपने शिवाजी कौन होता ये गोविंद जी पानसरे का किताब पढ़ा है क्या? मैंने कहा नहीं यार, नहीं पढ़ा। एक बार आप अवश्य पढ़ो, अभी अभी मार्केट में वो आया था। मैंने वो किताब पढ़ा और मुझे नया शिवाजी मिला, सच्चा शिवाजी मिला। मैं अभी आपके सामने तो बातें रखूंगा ही, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंद जी पानसरे जी का ये जो किताब है कौन शिवाजी, छोटा सा किताब है, कुछ 84-86 पेजेस है। आप अवश्य उसे इसके बाद पढ़िए, सही शिवाजी हमको पता चलेगा। यही सही शिवाजी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सभी जानते हो मैं शिवाजी के चरित्र के बारे में आपके सामने बात नहीं करने वाला हूं, ना ही उनके पराक्रम के बारे में बात करने वाला हूं, ना ही उन्होंने अफजल खान का वध कैसा किया इसके बारे में बात करने वाला हूं, ना ही उन्होंने कौन कौन से किले कैसे कैसे लिए, कितनी शूरता से लिए, उनके कौन कौन के सेनापति के शूरता के कारण वो किले प्राप्त हुए, इसके बारे में भी मैं आपके सामने बोलने वाला नहीं। ये आम आदमी को अलग पहचान देने वाले जो शिवाजी महाराज है उनके बारे में मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। अब सभी आप जानते हो उनके जन्म के बारे में मतभेद है। 1627 में हुआ, 1630 में हुआ, 19 फरवरी है कि नहीं इसके बारे में डाउट हो सकता है, लेकिन सरकारी तौर पर माना जाता है कि 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ और 3 अप्रैल 1680 में उनका मृत्यु हुआ। जन्म शिवनेरी पर हुआ, मृत्यु रायगढ़ पर हुआ। कुल उनकी उम्र 51 साल की। 51 साल की उम्र में जो भी उन्होंने किया ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। शिवाजी राजा ने जो किया वो और कोई करने वाला राजा मुझे तो भी मालूम नहीं, पूरे इतिहास में मालूम नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में मालूम नहीं। तो मैंने शुरुआत की थी कि 17वीं शताब्दी में ये पुणे के जागीर थे, ये जागीर पूरी तरह से उजड़ चुके थे, वहां के गांव उजड़े थे, कुछ भी नहीं बचा था। और शिवाजी महाराज ने सबसे पहला काम किया कि ये गांव बसाए। अब गांव बसाने के लिए उन्होंने जो भी किया वो बहुत अलग तरीका था। सबसे पहले जो किसानी कर सकते हैं उनकी पहचान की, उनको जमीन बांट कर दी। इतना ही नहीं तो उनको पैसा दिया, इतना ही नहीं तो जो जो साधन की आवश्यकता है जमीन जोतने के लिए वे साधन उपलब्ध करा दिए, बीज उपलब्ध करा दिए, उनको प्रोत्साहन दिया। यह भी कहा कि आपको पहले 3-4 साल कुछ देना नहीं है और उसके बाद में जो भी आपको देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, वो भी लगान उस जमाने की तुलना में बहुत ही कम था, 2/3 केवल था। परिणाम ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी जहांगीर में गांव खड़े हुए, मंदिर खड़े हुए,
गांव के गांव बसे, यानी बंजर से शुरुआत की है शिवाजी महाराज। अब उस समय की परिस्थिति क्या थी यह थोड़ा हम समझ लेंगे, तो ये शिवाजी के सही माने में हम पहचान कर पाएंगे, उनका महत्व हमारे ध्यान में आएगा। उस समय करीबन 300-400 सालों से पूरे भारत में किसी एक का एक छत्री साम्राज्य नहीं था, अलग अलग राजा थे, और पुणे के आसपास तो अलग अलग राजा थे, मैक्सिमम सभी मुस्लिम राजे थे शिवाजी के समय में। और तब आपस में हमेशा लड़ाइयां होती थी, कंटिन्यूअस ये लड़ाइयां चलते थे, युद्ध चलते थे। ये जो लोग थे, राजे लोग थे, चाहे आदिल शाही हो, चाहे मुगल हो, चाहे बीजापुर वाले हो और कोई भी हो, इन सब में खड़ा सैन्य होता था, यानी ऐसा सैन्य उनके साथ में होता था कि जो रात दिन केवल सैनिक ही काम करता है, लेकिन उनको पूरा पगार नहीं दिया जाता था, पगार देना पूरा संभव भी नहीं था। इसलिए इन सैनिकों का एक महत्व का काम होता था, यह जरूरत थी राजा की भी कि लड़ाइयां बार बार होती रहे, और लड़ाइयां होने के बाद में अगर विजय प्राप्त करते हैं तो जो लूट प्राप्त होती है, ये लूट संपत्ति की होती है, ये लूट स्त्रियों की होती है, ये लूट अनाज की होती है, ये लूट जानवरों की होती है। जो भी लूट होती है वो लूट प्राप्त करना, उसका एक हिस्सा राजा को देना और बाकी का हिस्सा ये सैनिक अपने आप के लिए रखते थे। फिर उसमें अपने अपने औहदे के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार, ज्येष्ठता के अनुसार ये संपत्ति बांटी जाती थी, यानी लगातार लूट चलते रहती थी। जैसे संपत्ति की लूट चलती थी वैसे स्त्रियों की लूट चलती थी। अभी ये जो सैनिक है रात दिन लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि राजा को जो भी होगा, बादशाह होगा, राजा होगा, वो इनको आइडल तो रख सकता नहीं, क्योंकि केवल ये बैठे रहेंगे तो इनको खिलाएंगे क्या? अगर इनको खिलाना है तो बार बार लड़ाइयां होनी चाहिए, बार बार लूट होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी। और इसलिए उस जमाने में लगातार गांव लूटे जाते थे, गांव की स्त्रियों पर बलात्कार होते थे, जो स्त्रियां अच्छी लगी उनको उठाया जाता था, जो स्त्रियां बहुत सुंदर है वो राजा को भेंट दी जाती थी, उसके जनान खाने में भर्ती होती थी। जो स्त्रियां बहुत सुंदर नहीं है लेकिन अच्छी है, वो खुद सेनापति से लेकर बाकी लोग रखते थे, उनको बटीक बनाया जाता था, जनान खाने में भर्ती किया जाता था, और कुछ स्त्रियों को गुलाम कर बाहर भेजा जाता था। यानी संपत्ति लूटी जाना, स्त्रियों को गुलाम बनाना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, स्त्रियों को जनान खाने में भर्ती करना, ये आम बात है। ये तो युद्ध की बात हुई। रचना कैसे थी? बादशाह जो था, बादशाह हमेशा अपना राज एक बार खड़ा करने के बाद में हर गांव में और हर जगह ध्यान नहीं देता था। वहां पर एक एक जिसके तरफ जागीर है वो जागीरदार सब कुछ करता था। राजा को जागीरदार ने कुछ लगान देना है, उतना लगान देने के बाद में राजा का संबंध खत्म हो जाता था, और वो एरिया पूरा का पूरा वो जागीरदार के, जो भी जमींदार होगा, जागीरदार होगा, उसके कब्जे में रहती थी। अब केवल राजा और राजा के सैनिक ही अत्याचार करते थे, यहां तक ये बात सीमित नहीं थी। तो जो जागीरदार है या फिर वहां का जमींदार है, मालगुजार है, देसाई है, देशपांडे है, कुलकर्णी है, पाटिल है, ये सब पदवियां हैं, मैं नाम सरनेम नहीं ले रहा हूं। ये लोग बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण करते थे, केवल आर्थिक शोषण नहीं करते थे। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर राजा को 300 रुपए देने हैं एक गांव से, तो ये वहां से 3000 रुपए वसूल करेंगे।
बाकी के पैसे अपने पास रखेंगे। अगर कोई किसान लगान नहीं दे पाता, ये 10 गुना लगान हो गया, लेकिन ये 10 गुना लगान नहीं दे पाता तो उसकी कोई भी चीज उठा के ले जाएंगे, उसकी बेटी भी उठा के ले जाएंगे। केवल लगान नहीं देता इसलिए नहीं ऐसा होता था। कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति को, किसी जागीरदार को, किसी पटेल को, किसी देशपांडे को, पदवी की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक आध स्त्री पसंद आती, लड़की पसंद आती तो उसको उठाया जाता था। बलात्कार एक मामूली बात थी। गरीबों की बहू बेटियां किसी ने भी उठाना ये आम बात थी। ये सबसे पहले आप समझ लो, तभी आपको शिवाजी का महत्व ध्यान में आएगा। किसी की भी संपत्ति कभी भी लूट लेना, किसी के भी बहू बेटियों को कभी भी उठा ले जाना और उनको गुलाम कर भी बेचना, ये जहां आम बात है, वहां पर जैसे जैसे शिवाजी राजे अपना स्वराज निर्माण करते गए, अपना राज स्थापित करते गए, उन्होंने जो कुछ नियम बनाए उसमें पहला बहुत ही महत्व का नियम था, मेरे राज में मेरा सैनिक या कोई भी किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाएगा, उसका शोषण नहीं करेगा, उसका अपमान भी नहीं करेगा, उसकी इज्जत ही करेगा। यह तो मैंने भारतीय इतिहास में किसी राजा ने किया हुआ देखा नहीं है। पूरे दुनिया में भी ऐसा कोई राजा मेरे ध्यान में नहीं है। जितनी भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसके आधार पर मैं कहूंगा, यह पहला राजा था। किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। केवल यहां तक यह बात सीमित नहीं थी, उसका अपमान नहीं करना। और इसके बारे में राजे बहुत ही आग्रही थे, इतने ज्यादा आग्रही थे कि जहां जहां उनका राज स्थापित होता था, वहां अगर कोई गलत ढंग से पेश आता तो सीधा सीधा उसको शिक्षा देते थे, पनिशमेंट देते थे। रांझा का पाटिल की केस बहुत प्रसिद्ध है। ये जो मैं रांझा का पाटिल कह रहा हूं, ये केवल पाटिल नहीं था, वहां का जमींदार था। पाटिल ये उसकी पदवी है। रांझा के पाटिल ने हमेशा की तरह, अब उसको लगा, उसको तो आदत हो गई थी, वही वहां का जमींदार था, वतनदार था। अब ये भी राजा ने वो पूरा का पूरा एरिया अपने कब्जे में लिया था। ऐसी अवस्था में उसको लगा नया राजा है तो क्या हुआ, राजा का आदेश उसको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमेशा के आदत के कारण बोलिए, क्या सालों साल करते आए इस कारण बोलिए, एक किसान की, गरीब किसान की लड़की उठाई, उस पर बलात्कार किया। लड़की को यह बात सहन नहीं हुई, उसने आत्महत्या की। राजा के पास यह बात पहुंची, राजा ने सीधा रांझा का पाटिल को बुलाया। हालांकि यह रांझा का पाटिल उनका रिश्तेदार भी था। इसके बावजूद राजा ने उनके हाथ पांव तोड़े। पूरे राज में संदेश फैल गया कि राजा ने पाटिल को, जो जमींदार थे, जिनके भरोसे संपूर्ण राज चलता था, मुगलों ने भी कभी या फिर बाकी मुस्लिम राजाओं ने भी कभी इन जमींदारों को हाथ लगाने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा वो उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में एक राजा ने एक वतनदार को इस ढंग से हाथ पांव तोड़ने की शिक्षा दी, क्योंकि बेटी की इज्जत उसने ली थी। इसलिए इसका एक बहुत ही अलग संदेश पूरे राज में फैला। लोगों को यह राजा बहुत अपना लगने लगा, क्योंकि एक गरीब किसान की बेटी थी। और इस समाज में, इस भारत में गरीबों को कोई कीमत नहीं थी। ना राज्य व्यवस्था में कीमत थी, ना अर्थव्यवस्था में कीमत थी, और नहीं कहीं कीमत थी, ना धर्म व्यवस्था में कोई कीमत थी। उन गरीबों को, उन आम आदमियों को लगा कि ये आदमी बहुत अलग है, ये राजा बहुत अलग है, ये अलग ढंग से पेश आने वाला राजा है, हमारे लिए कुछ करने वाला राजा है, हमारे बहु बेटियों की इज्जत रखने वाला राजा है। राजा ने यह प्रण कायम रखा, अपने मरते तक कायम रखा। मैंने आपको पहले ही कहा कि राजा का मृत्यु 1680 में हुआ है। 1678 की बात, यानी मरने के 2 साल पहले की बात। सकूजी गायकवाड़ नाम का उनका एक बहुत अच्छा सेनापति, उसमें काफी क्षमता थी। वो सकूजी गायकवाड़ जी को कहते हैं कि बेड़वाड़ी नाम का एक किला था, वो किला उन्हें चाहिए। अब उन्हें चाहिए था, राजा को चाहिए था।
राजा ने खुद सकुजी गायकवाड़ इस सेनापति को प्राप्त करने के लिए भेज दिया। सकुजी गायकवाड़ वहां बैठ गए किले के आसपास, नाकाबंदी कर डाली, मैसेज भेजा। उसके जो सेनापति थे वो एक यानी ये किले के प्रमुख जो थे, जिसे मराठी में किल्लेदार कहते हैं, ये प्रमुख एक सावित्रीबाई देसाई नाम की लड़की स्त्री थी, बहुत शूर स्त्री थी। उसको मैसेज भेजा कि आप शरण आओ, मैं आपको अच्छा ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, अभय दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्त्री तैयार नहीं हुई। वो लड़ते रही, 27 दिनों तक लड़ते रही। 27 दिनों बाद जब ये किला सकुजी गायकवाड़ ने प्राप्त किया, तब तक उनको इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने इस सावित्रीबाई देसाई पर बलात्कार किया। जैसे ही राजा को पता चला, अब देखिए यहां सिचुएशन कैसी है। सकुजी गायकवाड़ एक बहुत ही अच्छे सेनापति है, सरदार है। खुद राजा ने उनको बेड़वाड़ी का किला प्राप्त करने के लिए भेजा है। इन्होंने बेड़वाड़ी का किला प्राप्त किया है, राजा को अर्पण किया है, स्वराज में दाखिल किया है। इसके बावजूद शिवाजी राजा ने उनको माफ नहीं किया। इन्होंने बलात्कार किया, इसलिए उनकी आंखें निकाली। केवल आंखें नहीं निकाली तो जिंदगी भर उनको जेल में डाल दिया, कैद कर लिया। तो मित्रों, शिवाजी महाराज ने कभी भी इसके बारे में कोई कोताही नहीं बरती। जो उन्होंने कहा था कि स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, मेरे राज में उनकी पूरी तरह से इज्जत होगी, कोई बलात्कार नहीं होगा, होगा तो उसको शिक्षा इतनी कड़ी मिलेगी कि फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये आखिरी तक, अपने जीवन के अंत तक उन्होंने ये प्रण कायम रखा और वैसे वो अमल में लाते गए। उस जमाने में जब भी सैनिक चलते थे, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि लूटना और स्त्रियों पर बलात्कार करना यह आम बात थी। केवल अपने राज में, स्वराज में ही ये बात नहीं थी। तो शिवाजी महाराज की ओर से जो भी सैनिक लड़ते थे, उनको भी ये सख्त हिदायत थी कि आपको किसी पर भी, किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, उन पर बलात्कार नहीं करना है। अगर आपके हाथ में कुछ स्त्रियां लगी तो इन स्त्रियों को बाइज्जत उनके रिश्तेदारों तक, उनका जो भी रिश्ता होगा, मायका होगा, जो भी बचे हुए रिश्तेदार होंगे, उनके पास आपको पहुंचाना है। और वो सुरक्षित पहुंचती है कि नहीं, ये भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता था कि युद्ध जीतने के बाद जो स्त्री हाथ लगते थे, शिवाजी महाराज खुद ध्यान देते थे कि वो सुरक्षा पूर्वक अपने घर पहुंचे, कम से कम अपने जो भी रिश्तेदार हो गए नजदीके उन तक पहुंचे, ये खुद देखते थे। इतना सोचने वाला, इतनी स्त्रियों की कदर करने वाला दूसरा राजा मैंने आज तक इतिहास में कभी सुना नहीं, देखा नहीं। और ये उस वातावरण में हुआ जहां पे बलात्कार और ये सब चीजें आम थी। सैनिक जब चलते थे, उनके साथ में नाटकशालाएं होती थी, जनान खाना होता था, सरदारों के बहुत से अंग वस्त्र होते थे, ये अलग अलग शब्द हैं उपयोग में लाने वाले। विवाह न की हुई स्त्रियां जो साथ में ले जाते हैं, उनके लिए अलग अलग शब्द उपयोग में लाते हैं। बटकिन ये शब्द भी उसके लिए है। कावंतीन होती थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहला काम अगर कोई किया होगा तो मेरे सैनिकों के साथ में कोई भी नाटकशाला नहीं चलेगी, बटकिन नहीं चलेगी, कलावंतीन नहीं चलेगी, जनान खाना नहीं चलेगा। ना ही किसी पर आप बलात्कार करेंगे, ना ही किसी स्त्री को उठाओगे, और ना ही अपने साथ में ऐसी स्त्रियों को साथ में लेकर जाओगे। ये बहुत ही क्रांतिकारक कदम थे। हालांकि उस जमाने में सभी राजा लोग अपने सैनिकों को खुश रखना चाहते थे। उसका कारण भी था कि ये सैनिक रात दिन लड़ते थे। लड़ाई करते वक्त उसमें से काफी लोग मर जाते थे। कब हम जिंदा रहेंगे, कब तक जिंदा रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं होती थी। तो ऐसे सैनिकों को हमेशा खुश रखो और उनके आधार पर अपनी संपत्ति बढ़ाते चलो, उनके आधार पर अपना राज बढ़ाते चलो। इस विचारधारा में ऐसा अलग ढंग से सोचने वाला ये पहला व्यक्ति। इनका आदेश था कि जो भी स्त्री आपके हाथ में लगेगी, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, तब तक क्रिश्चियन स्त्रियां तो बहुत ज्यादा नहीं थी अपने समाज में, बाकी धर्मों की स्त्रियां भी नहीं थी। अभी अभी अंग्रेज आना, पुर्तगाली आना शुरू हुआ था,
तो नेचुरली हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म प्रमुखता से थे, लेकिन हर एक के बारे में उन्होंने ये नियम लागू किया। अभी आप सबको पता है, केवल मैं उसका उल्लेख करूंगा, कल्याण के सूबेदार के बहू की बात। ये शुरुआत की बात है। कल्याण लूट लिया, राजा का आदेश था, कल्याण में बहुत संपत्ति थी, वहां के सूबेदार की बहू बहुत सुंदर थी, और ये सुंदर जो बहू है वो दरबार में हाजिर की गई। राजा की पहली प्रतिक्रिया थी, हमारी मां अगर इतनी सुंदर होती है तो हम भी कितना सुंदर होते। यानी उन्होंने उदाहरण भी लिया तो मां का लिया, जबकि वो बहू उनसे उम्र से बहुत कम थी, ऐसा माना जाता है। माना जाता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके बारे में मतभेद है, उस मतभेद में मैं गिरना नहीं चाहता हूं। अगर ये कहानी सच भी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि बाकी के बहुत से उदाहरण हैं जिसके आधार पर शिवाजी का यह दृष्टिकोण हमको पता चलता है। तो मित्रों, अब जिस व्यक्ति ने स्त्रियों की इज्जत अपने राज में केवल बचाई, ऐसी नहीं, तो अपने सैनिकों का उस जमाने के सैनिकों का चरित्र ही बदल डाला। बलात्कार करने वाले सैनिकों का रूपांतरण उन्होंने इज्जत करने वाले सैनिकों में कर दिया। तो हर स्त्री ने शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ये पहला व्यक्ति है। रामराज के बारे में मुझे मालूम नहीं, वो सच्चाई है कल्पना है ये भी मालूम नहीं, इसलिए मैं उसके साथ में ये जोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन इतिहास में मुझे राजा शिवाजी के अलावा दूसरा कोई ऐसा काम करने वाला, इतना चरित्र अपने समाज का, अपने स्वराज्य में बदलने वाला दूसरा व्यक्ति मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिवाजी राजा ये पहला राजा है जिसने नैतिक मूल्य की प्रस्थापना अपने राज्य में की। राज्य व्यवस्था में भी नैतिकता का आग्रह रखा। केवल आग्रह नहीं रखा, तो अपने राज्य व्यवस्था में अमल में लाया। न्याय होगा वो सबके लिए होगा, उसके लिए कोई अपवाद नहीं होगा। ये बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है। चाहे वो मेरा नजदीक का रिश्तेदार हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए नियम एक होगा, कानून के अनुसार राज चलेगा। ये सही माने में एस्टेब्लिश किया, जबकि पूरे दुनिया में ऐसा नहीं था। भारत में तो था ही नहीं। कुछ लोग हमेशा एक्सेप्शन होते थे, खासकर राजा और राजा के नजदीक के रिश्तेदार हमेशा एक्सेप्शन होते थे। सरदार बड़े बड़े जो है, सेनापति बड़े बड़े, वो हमेशा एक्सेप्शन होते थे, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता था। इसके बावजूद ये पहला राजा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नैतिक मूल्य सही माने में अमल में लाने का आग्रह रखने वाला ये पहला पॉलिटिकल व्यक्ति है। इसीलिए इसको रहतेचा राजा कहा जाता है, जानता राजा कहा जाता है। अब मित्रों, और एक बात मुझे आपके सामने रखनी है। उस जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों की संख्या हमेशा समाज में 40% से ऊपर रही। अस्पृश्यता भी थी, शिवाजी के समय भी थी, अस्पृश्यता भी थी, वर्ण व्यवस्था भी थी, शूद्र भी थे। और उस जमाने में कई हजारों सालों से जो व्यवस्था हमारे भारत में चलते आई थी, अर्थव्यवस्था, वो एक ग्रामीण स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उसमें किसानों के साथ में 12 बलूतेदार, अलग अलग व्यवसाय करने वाली 12 व्यवसाय बोलेंगे, बाद में उसकी जमातियां बनी होगी। और इस कारण जब भी कोई गांव उजड़ता था तो वो गांव कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में फिर से खड़ा हो जाता था। समझो एक गांव पूरी तरह से उजाड़ दिया है, उस गांव को, गांव में कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन उस गांव में जो किसान होगा, उसको कुछ रिश्तेदार उसके आसपास के गांवों में होंगे, उनमें से जो नजदीक के रिश्तेदार होते थे वो वहां आते थे, किसानी संभालते थे। कोई अगर लोहार है, लोहे का काम करने वाला है, तो उसके रिश्तेदार आकर वो काम संभालते थे। कोई अगर बढ़ई है तो उसके रिश्तेदार आकर वो काम संभालते थे, और 2-3 साल में फिर से वो गांव खड़ा हो जाता था। इसीलिए इतने हजारों सालों तक हमेशा भारत पर आक्रमण होता रहा,
लेकिन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसी ने हमेशा बर्बाद किया, उससे फायदा उठाया, उसका शोषण किया, लेकिन वो अर्थव्यवस्था सही माने में उसका स्ट्रक्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसलिए ये पूरा भारत 2000 साल बार बार खड़ा होता रहा, बार बार खड़ा होता रहा। 1200-1300 साल सत्य नित्य आक्रमण होते रहे, हमेशा आक्रमण होते रहे, कई आक्रमण होते रहे, फिर भी टिका रहा। ये उसकी खासियत थी, लेकिन उसमें शोषण भी बहुत था। अब ये व्यवस्था थी उसमें कि जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं वही लड़ाई करते थे, उनको ही तलवार उठाने का अधिकार था। जो वैश्य थे वो हमेशा व्यापार में जुटे रहते थे, और ब्राह्मण कभी कभी अपवाद कर क्षत्र उठाते थे। वो विद्या जानते थे, जो भी गुरु होते थे वो उठाते थे। आम ब्राह्मण तो कभी शस्त्र नहीं उठाता था। और इसी के पीछे का कारण है कि भारत में बाहर के लोगों का आक्रमण होना शुरू हुआ और उन्होंने यहां अपने राज स्थापित किए। सीधी सी बात है, अगर लड़ने वाले मुट्ठी भर होंगे, क्योंकि भारत में कभी 20% से ज्यादा क्षत्रिय हो नहीं सकते हैं, उनमें भी 10% स्त्रियां। अब स्त्रियां तो लड़की नहीं थी, तो 10% क्षत्रिय बाकी 90% लोगों का, यानी 100% टोटल लोगों का कैसे संरक्षण कर सके, जबकि लोग तलवार से लड़ते थे, तीर कमान से लड़ते थे। तो गुलाम बनना भारत ये तो तय था। यहाँ की वर्ण व्यवस्था की वो अपरिहार्य परिणति थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ये डॉक्टर बाबा साहब जी ने ये बात बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में लाकर दी। इस स्थिति में जो कुछ राज चलता था, मैंने कहा वो वतनदारों का चलता था। अब ये सभी लूटने वाले वतनदार थे। ये केवल लगान वसूल करते 10 गुना 8 गुना यहां तक सीमित नहीं था। ये जो अतिरिक्त पैसा उनके पास में जमा होता था, उसका फायदा उठाकर उनकी अमीरी तो बढ़ती थी, लेकिन साथ में वो सैन्य बनाते थे, अपने खुद के सैन्य रखते थे। इतना ही नहीं तो खुद के किले बनाते थे, और फिर वो उतने ताकतवान बन जाते थे कि राजा को भी कभी सुनते नहीं सुनते, ऐसी अवस्था होती। उनको अगर पता चला कि नया राजा या कोई तो भी आक्रमण करने वाला है, तो ये पहले ही जाकर उससे मिलेंगे, कहेंगे कि मैं इस राजा को छोड़ रहा हूं, आपके साथ आ रहा हूं, आप आ जाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी वतनदारी आप कायम रखो और मेरे को जो लगान वगैरह की सुविधा है वो और ज्यादा दे दो। तो ये केवल अपनी वतनदारी बचाने के लिए, अपनी जागीर बचाने के लिए ऐसा काम करते थे। इनका ना धर्म से कोई लेना देना था, ना राज्य व्यवस्था से कोई लेना देना था, ना कुछ अच्छी व्यवस्था, अच्छा राजा है तो उसके साथ में जाना चाहिए, ऐसा कुछ सोच थे। केवल अपनी स्वार्थी सोच रखते थे ये लोग। इसलिए उस जमाने में कोई भी नया राजा आया, इससे लोगों के, आम लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं गिरता था। और शिवाजी राजे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। उनकी शुरुआती पूना में गांव खड़े करने से हुई, समाज खड़ा करने से हुई, और बचपन से वो सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर रहते थे। जिनको शूद्र समझा जाता था उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, शूद्रों के साथ भी खाना खाते थे। अब उस जमाने में ये आम बात नहीं थी, ये हट के बात थी। उनके साथ में खाना खाना, उनके न्याहारी का हिस्सा बनना, उसमें से कोर उठाकर खा लेना, ये तो इन लोगों में, ये सामान्य आदमियों में, सामान्य शूद्रों में अपनापन बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज थी। लेकिन उसमें से राजा का एक उदार दृष्टिकोण, एक मानवतावादी दृष्टिकोण भी दिखता था, और यह तो उनके जीवन का हिस्सा था। यह कोई नाटक नहीं था, केवल स्वार्थ के लिए किया हुआ कोई काम नहीं था। और इसी कारण पहली बार ऐसा हुआ कि नए लोग खड़े होते गए, नए सैनिक खड़े होते गए। राजा की सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो है, अब शिवाजी को भी शूद्र कहा जाता है। उसके बारे में काफी मतभेद है, काफी चर्चाएं हैं, उसमें मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि उनको बाद में जब मैं बोलूंगा तब आपके ध्यान में आएगा कि उनको शूद्र समझा जाता था, और शूद्रों को राज्य करने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो राज नहीं कर सकते थे। ये शिवाजी महाराज के लिए आदेश था। ऐसी अवस्था में मनुस्मृति का आदेश था। ऐसी अवस्था में
शिवाजी राजा ने पूरा का पूरा वहां का वातावरण बदल दिया। जहां जहां वो अपना राज्य निर्माण करते गए वहां का वातावरण उन्होंने बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने जो किसान हैं उनकी स्थिति बदली। जहां जहां वो अपना स्वराज निर्माण करते गए वहां वहां सभी किसानों को प्रोत्साहन देते गए। अकाल गिरा तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। अकाल गिरने के बाद अपने राजकोष में से पैसा उपलब्ध करा देते थे, बीज उपलब्ध करा देते थे, अनाज उपलब्ध करा देते थे। इतना ही नहीं तो अकाल के समय का पूरा लगान माफ कर देते थे। पहले लगान की कोई ऐसी एक निश्चित रकम नहीं होती थी। जो वहां का सरदार कहेगा या फिर वहां का जमींदार वतनदार कहेगा वो लगान होता था। सबसे पहला काम किया राजा ने कि सभी की जमीन नापना शुरू किया। उसके एक नियम बनाए कि इतने जमीन को इतना ही लगान आपको देना पड़ेगा और जो भी उपज आएगी उसका 2/3 लगान देना पड़ेगा। पहले जो भी जमीन रहती थी वो मानी जाती थी कि ये जमीन वहां के वतनदार की है, वहां के जागीरदार की है। राजा ने पहली बार यह काम किया कि ये जमीन जो मालकी की होगी वो किसान के मालकी की होगी, ये तय किया। ये बहुत ही क्रांतिकारक कदम था। यानी किसान को एक तरफ उस जमीन की मालकी थी, दूसरी तरफ उसको नाप कर कितना लगान लगेगा, यानी मालकी भी उसके आधार पर तय हो गई और उसके आधार पर लगान कितना लगेगा ये भी तय हो गया। 2/3 लगान जो भी उपज आएगी वो केवल राजा को देना पड़ेगा और ये वतनदार को नहीं देना पड़ेगा। ये डायरेक्टली राजा के खजीना में जाएगा। राजा का जो भी अधिकारी आएगा उसके पास ये देना है। ये नियम जो किया, ये नियम उस जमाने में जिसको भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है उसके लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि इसके कारण सभी वतनदार, सभी जमींदार शिवाजी राजा के खिलाफ हो गए। नेचुरली था, उनकी सत्ता को राजा ने छीन लिया था। केवल उनकी सत्ता को छीना नहीं था, तो राजा ने आगे चलकर ऐसे कदम उठाए कि जिसके कारण पूरी उनके राज्य में ये वतनदारी और जहागिरी खत्म हो गई। एक तरफ किसानों को कर्जे देने की व्यवस्था की। कर्जा देने के बाद भी वो तुरंत वापस नहीं करना था, तो 4-5 साल बाद तक उनको समय दिया जाता था ताकि वो धीरे धीरे कर्जा दे, अपना जीवन भी बहुत अच्छे ढंग से निभाए और साथ में इजीली राजा का कर्जा भी वापस करे। अकाल में कर्जा देना, बाकी जरूरत गिरे तब देना, और इतना ही नहीं तो उन दिनों का अकाल के समय का लगान भी माफ करना। ये बड़े कदम उठाने के कारण सभी के सभी जो भी किसान थे, गांव वाले थे, पूरे 12 बलूतेदार थे, पूरे राजा के साथ में खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि अपना राजा है, अपने सोच रखने, अपने बारे में सोचने वाला राजा है, अपना भला करने वाला राजा है। और जब कोई भी व्यक्ति के लिए राजा अगर एक कदम उठाता है तो वो व्यक्ति फिर राजा के लिए 10 कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसके जीवन में सुरक्षा प्राप्त हुई। इस ढंग की सुरक्षा जीने के लिए एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा पूर्वक आधार उसको प्राप्त हुआ। तो मित्रों, एक तरफ ये काम किया, दूसरी तरफ जमींदारों की जमींदारी खत्म कर दी। एक तो उनको लगान वसूल करने का जो अधिकार था वो बंद करवा दिया। नंबर 2, जमींदारों को अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे। आज तक वो कुछ ढंग से जीकर आए थे या जीते आए थे, काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनको निरंतर संपत्ति की जरूरत थी। इसका भी शिवाजी राजा ने ध्यान रखा। जैसे हमारे यहां भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद में प्रिवी पर्स राजाओं को दी गई थी, उस ढंग से उनका कुछ मानधन तय किया गया कि आपकी जागीर इतनी इतनी थी, आपको इतना मिलना चाहिए। और ये मानधन राजा के तिजोरी से, शिवाजी राजा के तिजोरी से उनको जाता था और ये उनका हक नहीं माना जाता था। हर साल उनको फार से अगेन अप्लाई करना पड़ता था। अगेन मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे जागीर में, लगान वसूल नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने का काम, बाकी का काम बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये उसको बार बार एस्टेब्लिश करना पड़ता था। और उसके साथ में फिर उसका वो जो मानधन तय है वो कंटिन्यू होता था। इसलिए पूरी तरह से इन जमींदारों पर ये जो सब लोग थे वतनदार, उन पर राजा का कंट्रोल दूसरी तरफ आ गया। राजा ने उन्होंने जो सैनिक रखे तो सब सैनिकों को निकालने को कहा। सैनिक रखने का अधिकार छीन लिया। इन्होंने जो किले बनाए थे, गढ़ बनाए थे,
वो गढ़ी बोलते हैं मराठी में उसको, ये सब गढ़ी किले सब बिल्कुल जमींदोस्त कर दिए। आप आम आदमी जैसे रहो, आम आदमी जैसे घरों में रहो, ये आदेश उनका था। और बहुत बड़ा जो शोषण होता था, जो रात दिन शोषण होता था, उस शोषण को बड़े पैमाने पर रोका। यह शोषण तीनों तरीके का था। आर्थिक शोषण था, सामाजिक भी शोषण था, क्योंकि ये वतनदार जो थे, जमींदार जो थे, वो अपने आप को ऊंचे जातियों के समझते थे और फिर निचले जातियों के लोगों पर अन्याय और अत्याचार करने का काम करते थे। इसलिए सामाजिक शोषण भी रोका और तीसरा महत्व का काम स्त्रियों का शोषण रोका। ये तीनों काम बहुत ही अच्छे ढंग से शिवाजी महाराज ने किए। आम आदमी का सम्मान बढ़ाया, आम आदमी की सुरक्षा बढ़ी और इसलिए हर व्यक्ति जो शिवाजी राजा के स्वराज में था, वो शिवाजी राजा से इतना प्रेम करता था कि उनके लिए कभी भी जान देने के लिए तैयार था। इस कारण ये सब। एक तरफ सैन्य की लूट उन्होंने रोकी, मैंने पहले ही आपको कहा है। अब उनके स्ट्रक्चर कैसा था उनके सैनिकों का, वो भी हम देखेंगे। अब शिवाजी राजा के पास भी अगर उनको बार बार लड़ाइयां करनी है, हमेशा लड़ाइयां करनी है, नया राज स्थापन करना है, पुणे के जहांगीर से लेकर इतना बड़ा राज निर्माण करना है, तो उनके पास परमानेंट होने वाला, जिसको खड़ा सैन्य कहते हैं, भाड़ोत्री सैन्य कहते हैं, वो सैन्य तो था। लेकिन उस जमाने में जो सिस्टम थे कि थोड़ा सा पगार और बाकी लूट का सामान, ये सिस्टम बंद कर डाला। राजा ने अपने तिजोरी से पूरा पगार देना शुरू किया। जो खड़ा सैन्य है, रात दिन काम करने वाला सैन्य है, उनको राजा के तिजोरी से पगार जाएगा। उनको राजा के परमिशन के बिना कोई लूट करने का अधिकार नहीं। जब राजा कहेगा कि कल्याण को लूटना है, सूरत को लूटना है, तो ही लूटा जाएगा, अदरवाइज नहीं लूटा जाएगा। और जब भी लूटा जाएगा तब केवल संपत्ति लूटी जाएगी, स्त्रियां नहीं लूटी जाएगी, मंदिर उद्ध्वस्त नहीं की जाएंगे, मस्जिद नहीं उद्ध्वस्त की जाएगी, घर नहीं गिराए जाएंगे, केवल संपत्ति की लूट होगी। और जो भी संपत्ति की लूट होगी वो सब जमा होगी राजा के तिजोरी में। ये नियम राजा ने बनाया। पूरा ये जो सैन्य का एक कैरेक्टर था वो बदलने का काम राजा ने किया है। और राजा का सबसे बड़ा सैन्य था, वो था किसान। आम किसानों को, गरीब किसानों को राजा ने सही माने में सैनिक बनाया। उनके हाथ में शस्त्र दिए, उनको विद्या सिखाई, उनको सैनिक बनाया, ज्यादा निडर बनाया। कुछ ही साल पूर्व तक जो गांव के किसान कोई भी आता था उनको लूट कर लेकर जाता था, वही किसान अब हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने लग गए। अब उनको लूटने की कौन हिम्मत करने वाला है। ये सैनिक अपने खेती पर काम करते थे। खेती के काम खत्म होते दसरे के समय में, तो दसरे में सब सैनिक निकलते थे बाहर, एक किसान लोग, और फिर अक्षय तृतीया तक ये पूरी लड़ाई करते थे, अलग अलग प्रदेश पर आक्रांत करते थे, जीतते थे, फिर वापस आकर अपनी किसानी करते थे। अब जो किसान अपने घर गृहस्थी में रहता है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, खेती देखता है, तो किस ढंग से देखेगा? पूरा उसका देखने का रवैया, लड़ाई की तरफ देखने का रवैया, युद्ध की तरफ देखने का रवैया, इतना ही नहीं तो दूसरे का प्रदेश काबिज करने के बाद में बर्ताव करने का रवैया बदल गया। उस जमाने में जो भी सैनिक आते थे, युद्ध के लिए निकलते थे, समझो खेत में बहुत अनाज उग रहा है, उस समय भी पूरा का पूरा सैन्य उस खेतों में से चलता था, घुड़सवार उसमें से चलते थे। पूरा का पूरा अनाज नया आने वाला बर्बाद हो जाता था। इसके बारे में वो ना तकरार कर सकते थे, ना किसी के पास में कंप्लेंट कर सकते थे। और गांव का जो भी जमींदार रहता था, वतनदार रहता था, ये सब सैनिकों का आवभगत करता था, रहने की व्यवस्था। और फिर सैनिक बोलता है ठीक है मैं देता हूं, फिर मैं यहाँ रहूं क्या, तुम्हारा एरिया है। अब ये तो सभी नए बातें थी गांव वालों के लिए। सैनिक इतने अदब से पेश हैं शिवाजी राजा के, सम्मान करते हैं, लूटते नहीं हैं।
जो भी चीज लेते हैं उसके दाम देते हैं। ये सभी चीजें इतनी नहीं थी कि स्वाभाविक राजा बहुत लोकप्रिय होते गए, उनकी जनता उनको बहुत मानते गई और पूरी तरह से सैनिकों का स्ट्रक्चर बदला। ये सबसे बड़ा काम हमारे शिवाजी राजा ने किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ राजा ने शूद्र जातियों के लोगों को सैनिक बनाया और दूसरी तरफ सबसे बड़ा अगर कोई काम किया होगा तो उनका कैरेक्टर बदला, इंसान बनाया। सैनिक मानवतावादी इंसान बने। उन्होंने अपनी व्यवस्था में, जो आपको बहुत चीजें मालूम है उसके बारे में नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कौन कौन से किले लिए, क्या क्या पराक्रम किए, इसके बारे में मैं नहीं बोलने वाला। उन्होंने जो क्रांतिकारक कदम आम आदमियों के लिए, उसके बारे में मैं बोलने वाला। स्थानिक उद्योग को उन्होंने सुरक्षा दी, ये भी बहुत अलग दृष्टिकोण है, ये बहुत सा देखा नहीं जाता। और राजाओं में जो स्थानिक उद्योग थे, जैसे अभी पुर्तगाली व्यापारी आए, अंग्रेज व्यापारी आए, वो कुछ चीजें लेकर आए, उस पर उन्होंने जगात लगाई। जगात लगाई इसका मतलब उनके दाम बढ़ा दिए। भाई यहां के स्थानिक जो उद्योग है वो खत्म नहीं होने चाहिए। इतना ध्यान रखना अपनी राज्य व्यवस्था का। सबसे बड़ा कदम मुझे लगता है उन दिनों में गुलामों का व्यापार इतना आम था, मुस्लिमों में आम था, मुस्लिम राजाओं में आम था, प्रथा थी। जो पुर्तगीज आए भारत में, जो अंग्रेज आए, शिवाजी राजा के जमाने में आ गए थे, वो भी व्यापार में लिप्त थे, पूरे दुनिया भर में गुलामों का व्यापार करते थे। शिवाजी राजा के साथ में इन लोगों ने काफी डिमांड्स की, उसके लिए बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन आखिरी तक शिवाजी राजा गुलामों के व्यापार के लिए तैयार नहीं हुए। ना उन्होंने खुद गुलामों का व्यापार किया, क्योंकि जो कमाई राजाओं की रहती थी उसमें सबसे बड़ी कमाई लूट की रहती थी और उसके बाद में गुलामों के व्यापार की कमाई रहती थी। जो पराभूत हुए हैं उनको कब्जे में लेना और अपने काम के नहीं उनको गुलाम कर बेच देना। ये गुलामों का व्यापार भी बंद किया कि मेरे एरिया में, मेरे प्रदेश में कोई गुलाम का व्यापार नहीं चलेगा। चाहे आप दूसरे प्रदेश से गुलाम लाओ तो भी मेरे प्रदेश से वो नहीं जाएंगे। और बहुत बड़े हिस्से पर आगे चलकर शिवाजी महाराज का समुद्र पर कब्जा था। यानी कितना बड़ा गुलामों का व्यापार उन्होंने रोका होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जाति व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे। जिन लोगों को शस्त्र का अधिकार नहीं, उन्हीं के हाथ में केवल शस्त्र नहीं दिए। ऐसी कुछ जातियां थी जिसमें बेरठ थे, रामोशी थे, आड़ेकरी थे, ये शस्त्र चलाते थे, लेकिन उनको शस्त्र चलाने का तो अधिकार नहीं था, इसलिए वो तो लड़ाई नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते थे। ये लूटपाट के लिए इसका उपयोग करते थे। जो भी रास्ते से जा रहे हैं उनको लूटना, वो उनका उपजीविका प्राप्त करने का साधन था, जीवन जीने का साधन था। इन जातियों को राजा ने सम्मान पूर्वक अपने साथ में लिया, उनको सेनापति बनाया, उनको सैनिक बनाया। उनमें जो शस्त्र उठाने की कला थी उसका उपयोग स्वराज्य निर्मिति के लिए किया। अब मुझे बताइए, उनको पगार मिलने लग गए, उनको सम्मान मिलने लग गया, उनको बड़े बड़े ओहदे मिलने लग गए, तो ये लोग लूटपाट करेंगे? किस लिए करेंगे? यानी एक तरफ इनका जो कौशल था शस्त्र चलाने का, उसका भी फायदा उठाया, और दूसरी तरफ अपने राज में कहीं लूटपाट ना हो, इस ढंग के कोई गुनाह ना हो, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो, इसकी भी व्यवस्था की। ये दोनों तरफ से फायदे उठाने वाला इतना होशियार राजा। जो कुणबी मराठा किसान थे उनको सैनिक बनाया, मावड़ों को सैनिक बनाया, ये सब निचली जातियां मानी जाती है। इतना ही नहीं, तो वहां पर जो भी निचली या अस्पृश्य जातियां समझी जाती है, उनको भी उनका पराक्रम करने का अवसर उनको दिया।
और जिन्होंने अच्छा पराक्रम बताया उन सब लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए। राजा के राज में महार व्यक्ति जो अस्पृश्य माना जाता था, जिसको घर के अंदर भी प्रवेश नहीं मिलता था, जिसका स्पर्श किसी को नहीं चलता था, उसको किला प्रमुख बनाया। बहिर जी है, यह भी अस्पृश्य जाति का, इसको जासूस का प्रमुख बनाया। शिवा नावी है जो शिवाजी के बहुत नजदीक था। जीवा महाला एक नावी है जो शिवाजी के बहुत नजदीक था। शिवाजी का जीवन बचाने में भी बहुत महत्व का काम इन लोगों ने किया है, आप सब जानते हो। अब हमेशा शुरुआत मैंने की थी कि दलित वर्सेस मराठा, यह संघर्ष निर्माण करने के लिए शिवाजी महाराज का नाम का उपयोग हुआ है, अपने महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन शिवाजी महाराज सबको साथ में लेकर चलते थे, इसीलिए वो अपने राज को स्वराज कहते थे, स्वराज्य कहते थे। उनके पूरे स्ट्रक्चर में बहुत मुस्लिम लोग थे। यानी जो शिवाजी हमारे सामने खड़ा किया जाता है कि शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे, शिवाजी महाराज सही माने में हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले थे, ये बात 100% झूठी है। आरमार खड़ा किया, एक तो ये अंधविश्वास है पूरे भारत में। सत्य आदेश है पुराणों का कि समुद्र नहीं पार करना, अगर से आप समुद्र पार करोगे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने, वो जानते थे कि वो किनार पट्टी का राज उनका है, कोकण से लेकर सब, तो वहां की अगर सुरक्षा करनी है तो हमको जहाजों का बेड़ा खड़ा करना पड़ेगा, नेवी खड़ी करनी पड़ेगी। इसको आरमार कहते हैं। इन्होंने आरमार खड़ा किया और उसका प्रमुख था दौलत खान, एक मुस्लिम व्यक्ति। आगरा में जिसने शिवाजी महाराज की जान बचाने का महत्व का काम है, शिवाजी महाराज के जगह पर जो रहा मदारी मेहतर, वो भी मुसलमान था। उस जमाने में युद्ध में सबसे महत्व का अगर कोई विभाग होता था तो वो तोफखाना होता था। तोफ ये सबसे प्रगत उस जमाने की युद्ध में लड़ी जाने वाली मशीन थी। इस तोफखाने का प्रमुख भी इब्राहिम खान था। उनका एक सरदार सिद्दी हिलाल था। और एक केवल एक व्यक्ति नहीं थे, हजारों सैनिक मुस्लिम थे उनके पूरे सैन्य तंत्र में। उन्होंने अपने सैन्य में कोड़ी है, सोनकोड़ी है, भंडारी है, कुंभी है, मुसलमान है, इन सब लोगों का उपयोग करवा लिया। उनको सरदार बनाया, सेनापति बनाया, किले का प्रमुख बनाया, बड़े बड़े ओहदे दिए। उनकी वीरता देखकर, उनकी योग्यता के आधार पर उनको सभी सम्मान दिए। अब केवल यहां तक एक बात सीमित नहीं, दूसरी बात शिवाजी के बारे में ऐसा है कि शिवाजी का नाम लेकर ब्राह्मणों का द्वेष भी निर्माण करने का काम होता है। तो क्या ब्राह्मण विरोधी थे शिवाजी महाराज? एक तरफ वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक नहीं थे, यानी ब्राह्मण प्रतिपालक नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ब्राह्मणों के विरोध में भी नहीं थे। उनकी राज्य व्यवस्था में ब्राह्मण थे। मुरुपन पिंगड़े तो प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का जो पद होता है वो थे। अनोजी दत्तो थे, दत्तोजी त्रिम्बक थे, ये सेनानी थे, ब्राह्मण होकर भी सेनानी थे उनके साथ में। तो हमेशा राजा ने जात के धर्म के बाहर सोचकर अपना स्वराज निर्माण किया है, इंसान कर इंसान को महत्व दिया है और शोषण बंद किया, सबको न्याय मिले, सब सुख से जी सके मेरे राज्य में, ऐसी व्यवस्था की है। और ऐसे राजा का राज्याभिषेक करने का समय आया। अब मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राजा को राज्याभिषेक करने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा राज उन्होंने स्थापित किया था, खुद ही कुछ थे। अब हर समय में हर व्यक्ति को उस समय की मर्यादा होती है। राजा को राजा नहीं माना जाता क्योंकि राजा को राज करने का अधिकार नहीं है हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, क्योंकि वो शूद्र है। अब शिवाजी राजा को शूद्र माना जाता था, उसके पीछे के इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनको राज्याभिषेक करना मना कर दिया कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। दो कारण है, एक तो आप तो जन्म से शूद्र हो,
शूद्र राजा नहीं बन सकता। दूसरा कारण बताया, आपकी मुंज नहीं हुई है, थ्रेड सेरेमनी जिसको हम कहते हैं, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, यह आपका नहीं हुआ है। तीसरी, आपकी शादी हुई वो वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं हुई, वैदिक मंत्रों के साथ में नहीं हुई, यानी आपकी मुंज भी इल्लीगल हुई चुने और शादी तो इल्लीगल है, और शूद्र हो आप, इसलिए हम आपका राज्याभिषेक नहीं कर सकते। 1974 में शिवाजी महाराज को काशी से गागा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ा और उसके द्वारा उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। राज्याभिषेक करने के पहले शिवाजी महाराज के इतने सालों बाद एट द एज ऑफ 44 उनकी मुंज की गई। थ्रेड सेरेमनी जो बचपन में किया जाता है वो किया गया। पहली बार शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, बच्चे बड़े बड़े हैं अभी, इसके बावजूद उनकी फिर से शादी की गई और फिर राज्याभिषेक हुआ। एक धार्मिक सैंक्टिटी प्राप्त करने के लिए राजा ने यह किया, क्योंकि उनको राजा कर सब लोगों के दिलों पर राज भी करना था। केवल यहां तक ये बात समय ये रही नहीं, ये गागा भट्ट को उनको इतनी प्रचंड दक्षिणा देनी पड़ी, इतना ज्यादा पैसा देना पड़ा कि जो भी ब्राह्मण थे इनके साथ में, गागा भट्ट के साथ में, वो जब नीचे उतरने लग गए किले से तो उनको नीचे अपना सोना कैसा ले जाना इसके बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हुए। इतना सोना उनको दिया गया था, यानी बहुत ब्राइब देनी पड़ी, ऐसा बोला तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये सैंक्टिटी की राजा को आवश्यकता लगी। केवल इसके बाद में 3 महीने बाद में निश्चलपुरी गोसावी के द्वारा उन्होंने दूसरी बार तंत्र के अनुसार अपना राज्याभिषेक करवा लिया। उसका कारण था, आम जनता जो गरीब जनता थी उनको बहुत मानती थी, उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन जो सरदार थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी पूरे महाराष्ट्र में और आसपास में, मराठा सरदार थे, वो राजा को बिल्कुल नहीं मानते थे, शिवाजी राजा को बिल्कुल नहीं मानते थे। अब वैसे देखा जाए तो शिवाजी राजा का राज स्थापन हो चुका था, बड़ा राज था। जावळीचे मोरे करके हैं, वो अपने आप को राजे कहते थे। ये 96 कुड़ी मराठा अपने आप को समझते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग अपने आप को राजे कहते थे। तो राजा ने उनको कुछ आदेश दिए और नीचे था राजा शिवाजी। जावड़ी के मोरे ने उनको जवाब भेजा, आप कैसे राजे, कहां से राजे, आप खुद अपने आप को राजे कहते हो इसलिए राजे, आपको राजे का अधिकार नहीं, राजे कहने का अधिकार नहीं। केवल यहां तक नहीं रुके, उन्होंने आगे बोला, इतनी घमंडी, अगर आप खाना खाते हो, अभी खाना खा रहे हो तो हाथ धोने के लिए जावड़ी में आओ, मैं आपको बताता हूं क्या होता है वो। राजा ने ऑफकोर्स उनका नामंत्रण स्वीकारा, तुरंत आए, जावड़ी को कब्जे में लिया, वो जागीर अपने कब्जे में ले ली, ये बात अलग है। लेकिन ऐसे कई किस्से कि मराठा सरदार बिल्कुल उनको मानते नहीं थे, मराठा जो भी वतनदार थे वो बिल्कुल उनको मानते नहीं थे, इज्जत नहीं देते थे। इसलिए भी शायद राजा को राज्याभिषेक करना जरूरी लगा होगा। अब राजा के जीवन में जो भी अंधविश्वास के बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में कुछ बातें हैं। एक भवानी तलवार की बात है। भवानी तलवार राजा को भवानी माता ने दी है ऐसा कहा जाता है, और ये बड़ा विस्तृत वर्णन कर मैंने सुना है इन लोगों के मुंह से, मैंने जिनके शुरुआत में नाम लिए थे। सही फैक्ट क्या है कि ये तलवार जो है बहुत अलग ढंग से बनी हुई तलवार थी, एक प्रगत टेक्नोलॉजी थी, पोर्तुगीजों ने बनवाई थी। पोर्तुगीजों से वो गोवा में आई, गोवा से सामंत नाम के एक जमींदार के पास आई और सामंत से वो शिवाजी महाराज तक आई। तो ये भवानी तलवार कोई भवानी वगैरह देवी ने दी है इसलिए राजा को विजय प्राप्त हुआ और राजा इतने बड़े राजा बने, ये बात सही नहीं है, हम सबको पता है। इसके बारे में का एक किस्सा है, वो भी किस्सा मैं बाद में बताऊंगा। अमावस्या के दिनों में, अमावस्या ये माना जाता है कि अशुभ मुहूर्त है। राजा ने इसका कभी विचार नहीं किया क्या शुभ मुहूर्त होता है, क्या अशुभ मुहूर्त होता है अपने जीवन में।
उल्टी उन्होंने कई जो मुहिम की, यानी आक्रमण किया, सैनिक आक्रमण जिसको हम कहते हैं, ये सैनिक आक्रमण वो अंधेरे का फायदा उठाने के लिए ज्यादातर अमावस्या के इर्द गिर्द के दिनों में करते थे। तो वो भी उन्होंने कभी अंधविश्वास अपने जीवन में नहीं रखा। उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा गया, ये बात सरासर 100% झूठ है। वो ब्राह्मणों पर कभी अन्याय नहीं करते थे, कोई भी अपने राज के किसी व्यक्ति पर अन्याय नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, एक ब्राह्मण को लिखते वक्त, ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करू पाहतो, अगर आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपका मुलाहिजा करूंगा, इसलिए आपकी कदर करूंगा, इसलिए आपका अन्याय जो आप करते हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा आपको लगता है तो गलत है। आप ब्राह्मण हो, इससे मुझे कोई फर्क गिरता नहीं है, एक नागरिक जैसा मैं आपके साथ में व्यवहार करूंगा। इसके बारे में बहुत ही वो क्लियर थे। ना वो ब्राह्मण विरोधी थे, ना वो ब्राह्मण समर्थक थे। अपने राज्य में उनकी योग्यता देखकर सैनिकों से लेकर हर जगह पर उनको भी स्थान देते थे। ग्रैंड डफ करके एक इतिहासकार है, उसने लिखकर रखा है कि गायी रयत स्त्रिया लुटण्यास मनाई केली। गाय, रयत यानी प्रजा, और स्त्रियों को लूटने की मनाई शिवाजी राजा ने की है। उसके पत्र है, शिवाजी राजा के इस ढंग के पत्र है। तो इसमें गायी, रयत और स्त्रियां, गाय तो महत्व की थी ही उन दिनों में, गाय के कारण खेती चलती थी, उनके बच्चे के कारण बैल, उसके कारण खेती चलती थी, इसलिए गाय, प्रजा और स्त्रियों को लूटने की मनाही है। तो वहां जाकर हमारे कुछ लोगों ने, जो शायद उसी जाति के हैं, उनको ये बताने की जरूरत महसूस हुई होगी और उसके साथ में ब्राह्मण जोड़ दिया, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। उसमें से प्रजा गायब होगी, स्त्रियां गायब होगी, गो और ब्राह्मण बचा दिए। तो ये सीधा सीधा षड्यंत्र है, लोगों में गलत धारणा बनाने का षड्यंत्र है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। मुसलमान विरोधी ये जो हम कहते हैं, उसके बारे में मैंने कहा वो सैनिकों में थे, काफी सैनिक मुसलमान थे, उनके सेनापति थे वगैरह, सब बातें मैंने कही है। उनके पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी मस्जिद को नहीं गिराया, मस्जिद को नहीं गिराया, उल्टा मस्जिदों को उन्होंने डोनेशंस दिए हैं। जैसे मंदिरों को देते थे उसी ढंग से मस्जिदों को डोनेशंस दिए हैं, उनको जमीन दी है, बड़े बड़े पद दिए मुस्लिमों को। और उनका एक पत्र बहुत प्रसिद्ध है जो आप ओरिजिनली पढ़ सकते हो। औरंगजेब ने जिजिया कर लगाया था, जो भी हिंदू है उनको ये जिजिया कर, या फिर जो भी मुस्लिम नहीं है उनको ये जिजिया कर लागू हो गया। पहले ही लोग बहुत गरीब थे, ऊपर से जिजिया कर। तो शिवाजी राजा ने, अब उनके एरिया में तो जिजिया कर लगना संभव नहीं था शिवाजी राजा के, लेकिन फिर भी बाहर के एरिया के, जो औरंगजेब के एरिया में है, उन लोगों के लिए उन्होंने पत्र लिखा, औरंगजेब को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अकबर की बहुत तारीफ की है, अकबर को जगत गुरु कहा है, और उसमें कहा है, फारसी में पत्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुरान ये ईश्वर की वाणी है, और मुस्लिम लोग जैसे बांट देते हैं तैसे हम घंटा बजाते हैं, और फिर अल्लाह की स्तुति करते हो आप, हम भगवान की स्तुति घंटा बजाकर करते हैं। दोनों ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर तो एक ही होता है। कुरान का मैं बहुत आदर करता हूं, आपने भी आदर करना चाहिए। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि आप उनके वंशज हो, अकबर के वंशज हो, इसके बावजूद आपने जिजिया कर लगाया, क्योंकि जो वंशज थे, अकबर थे, वो तो सबको समान दर्जा देते थे, सभी बहुत आदर करते थे, और आप इसके बावजूद ये जिजिया कर लगाते हो, ये गलत है। ऐसा भी उन्होंने उस पत्र में लिखा है। इसमें से शिवाजी धर्म की तरफ देखने का टोटल दृष्टिकोण हमारे ध्यान में आता है। तो मित्रों, शिवाजी महाराज ने कभी मुस्लिम विरोधी ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाया है, ना ही उनका वो व्यू था, ना ही उनका वो दृष्टिकोण था। धर्मांतर के बारे में उनका बजाजी निंबाड़कर कर एक सेनापति था, उसने धर्मांतर किया, फिर शिवाजी महाराज ने उसको हिंदू बनाया और अपनी खुद की लड़की दी। कई लोगों ने उन पर टीका की, इस ढंग से टीका की कि लांडिया से उन्होंने अपनी मुल्की दी। मुस्लिमों को लांडा कहना भी कुछ लोगों का, यानी ये शब्द उपयोग में लाते थे, अच्छा शब्द नहीं है।
नेताजी पालकर ये भी उनके बहुत अच्छे एक सरदार थे, वो भी बाद में जाकर मुस्लिम बने। 8 साल तक अफगानिस्तान में रहे, उनको भी उन्होंने फिर से हिंदू बना लिया। हालांकि हिंदू फिर से बनाने की प्रथा नहीं थी उन दिनों में, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वो चाहते थे, इसलिए वो भी लोग चाहते थे कि हम गलती से मुस्लिम धर्म में गए हैं, तो इसके आधार पर वो धर्म का संस्थापक है या फिर धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। शिवाजी राजा ने अपने पूरे समय में, पूरे राज्य में लोगों को न्याय देना, प्रजा के भले का काम करना, उनकी जो भी प्रजा होगी उस हर व्यक्ति को एक व्यक्ति करके न्याय मिलेगा, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ये उन्होंने देखा है। और ये मानवतावादी दृष्टि है, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि ऐसा राजा आज तक इतिहास में हुआ नहीं है और आगे भी हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। ये जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की बात आज के जमाने में हम करते हैं, ये व्यवस्था उन्होंने अपने स्वराज्य में निर्माण की थी। समता ये शब्द उन्होंने कभी उपयोग में नहीं लाया, लेकिन मैक्सिमम समता एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। सभी धर्मों के बारे में वो समानता रखते थे, सभी जातियों के बारे में समानता रखते थे। किसी भी धर्म, जाति या फिर स्त्री या पुरुष है इसलिए किसी को अन्याय नहीं होने देते थे। ये सबसे बड़ा मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले ये शिवाजी महाराज, इसलिए हमको बहुत महान लगते हैं। इसीलिए हर स्त्री को लगने चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को लगने चाहिए। ऐसा व्यक्ति ना इतिहास में कभी हुआ है ना आगे होने वाला है। आज भी उनका आदर्श हर राजकीय व्यक्ति ने, राज्यकर्ता ने लेना चाहिए। इतना बड़ा महान काम इस व्यक्ति ने पूरे इतिहास में किया। मित्रों, जो बातें मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझा वो रखी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।